नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग 30 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसने नहीं देखे हैं वो ऊपर के आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 1969 में सरकार के द्वारा कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये किया गया था 14 बैंकों का। देखिए, 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी 50 करोड़ रुपए से अधिक की जमा राशि वाले वाणिज्यिक भारतीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा किया। 1969 में इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, उसके बाद देना बैंक, यूनियन बैंक और राष्ट्रीयकृत थे सब। भारत सरकार ने बैंकिंग कंपनी अध्यादेश 1969 की मध्य रात्रि से 14 सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या है कि IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 1964 ईस्वी को। देखिए, IDBI बैंक लिमिटेड एक अद्वितीय जीवन बीमा निगम है जो वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के रूप में किया गया था, जिसमें देखिए IDBI का फुल फॉर्म क्या, यहाँ पे IDBI का फुल फॉर्म क्या, इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए IDBI बैंक को अब निजी क्षेत्र के ऋणदाता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सरकार के पास बैंक में 45.48% हिस्सेदारी है और भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि LIC के पास 49.24% हिस्सेदारी है। IDBI बैंक जो है एक अद्भुत महान बैंक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या कि URL, देखिए URL बोलता है क्या है, का फुल फॉर्म जान लीजिए क्या होता है। यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर होता है, ठीक है। और यह इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एक पता है, एड्रेस है ये। देखिए, URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर इंटरनेट पर किसी संसाधन के पते के रूप में कार्य करता है। यह वेब पर किसी भी संसाधन जैसे कि वेबसाइट, चित्र, वीडियो और अन्य फाइलों को पुनः प्राप्त करने का साधन प्रदान करता है। एक URL में कई भाग होते हैं जिनमें एक प्रोटोकॉल होता है जैसे कि HTTP हो गया, HTTPS हो गया, डोमेन नेम और संभवतः एक पथ और क्वेरी पैरामीटर शामिल होता है। उसके बाद जान लीजिए कि URL एक यह सुनिश्चित करता है कि उपयोगकर्ता आसानी से वेब पर नेविगेट कर सकें और संसाधनों तक स्पष्ट पता योग्य संस्थानों के माध्यम से पहुंच हो। यह वेब की कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक है, जिससे ब्राउजरों को वैश्विक स्तर पर वेब संसाधनों का पता लगाने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा रोम का गुणधर्म नहीं है? तो देखिए, इसे अस्थिर मेमोरी के नाम से जाना जाता है, यही यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसे अस्थिर मेमोरी के नाम से जाना जाता है। बाकी देखिए, यह जानकारी को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, ये सही है। इसमें बूट लोडर जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये भी सही है। कंप्यूटर बंद होने पर भी जानकारी नष्ट नहीं होती, ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसका अर्थ होता है कि यह विद्युत पूर्ति बंद होने पर भी यह जानकारी को बरकरार यानी कि मेंटेन रखती है। रोम का जो उपयोग है वो मुख्यतः फर्मवेयर को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो विशिष्ट हार्डवेयर से निकटता पूर्वक जुड़ा हुआ होता है तथा जिसे बार बार अपडेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार की मेमोरी सिस्टम महत्वपूर्ण डेटा को संग्रहित करने के लिए आवश्यक होती है, जैसे कि बूट फर्मवेयर जिसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम को चालू करते समय किया जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के विपरीत जो अस्थिर होती है और बिजली चले जाने पर अपना डेटा खो देती है, रोम अपना डेटा अस्थायी रूप से बनाए रखती है। यह गलत धारणा है कि रोम अस्थिर है, रैम के साथ भ्रम के कारण उत्पन्न हुई है। रोम को विशेष रूप से अस्थायी भंडारण के लिए डिजाइन किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या कि अक्टूबर 2020 तक वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये कौन थे? देखिए, यहाँ पे निकोलस मेडुरो ये थे, ठीक है, निकोलस मेडुरो। देखिए, निकोलस मेडुरो वेनेजुएला के राजनेता और 2013 से वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। 2019 से उनके राष्ट्रपति पद पर वाद विवाद चल रहा है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार है और यह दुनिया के अग्रणी तेल निर्यातकों में से एक रहा है। 14 अप्रैल 2013 को निकोलस मेडुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुने गए थे और उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार हेनरिक कैप्रिलेस को केवल 1.5% वोट से हरा करके दोनों उम्मीदवारों को अलग कर दिया था। उसके बाद जान लीजिए कि वेनेजुएला जो है दुनिया के सबसे बड़े कृतक घर है
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या कि अक्टूबर 2020 तक कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधानसभाएं हैं? तो ये कितने राज्यों में? ये 6 राज्यों में है। देखिए भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें द्विसदनीय विधानसभाएं हैं। वे कौन कौन सा है? देखिए आंध्र प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, बिहार है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यह 2 सदनों वाला एक विधायी निकाय होती है। भारत एक ऐसा उदाहरण है जहां संघ में और उसके 28 राज्यों में से 6 में 2 सदन है। द्विसदन विधानसभाओं में देखिए कानूनों को प्रशासित करने और लागू करने का कार्य दोनों सदनों के बीच साझा किया जाता है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या कि चंद्रयान 2 की रोवर प्रज्ञान की विद्युत उत्पादन क्षमता क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 50 वाट हो जाएगा। ठीक है, 50 वाट। देखिए इसका भार कुल 27 केजी है और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 50 वाट होती है। इसरो के अनुसार प्रज्ञान रोवर इन C2 पेलोड प्रयोग का संचालन करने में सक्षम है। चंद्रयान 2 का जो रोवर एक 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन था जिसका नाम प्रज्ञान रखा गया था, जिसका संस्कृत में जो अनुवाद है वो ज्ञान होता है। चंद्रमा पर भारत के दूसरे मिशन चंद्रयान 2 की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में विफलता के कारण काफी निराशा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या कि महिला एकल ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 टेनिस का खिताब किसने जीता था? तो ये किसने जीता था? देखिए यहाँ पे सोफिया केनिन ने जीता था। देखिए सोफिया केनिन ने फाइनल में गार्बिने मुगुरुजा को 4-6, 6-2, 6-2 से हरा करके 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल टेनिस खिताब जीता। यह उनका पहला प्रमुख खिताब था। सोफिया अन्य एक अमेरिकी पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। केनिन को पैर में चोट लग गई और वह ओलंपिक से बाहर हो गई थी और बाद में कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के कारण यूएस ओपन से बाहर हो गई। विंबलडन के बाद वे अपने सीजन में नहीं खेलने के कारण आखिरकार उन्होंने काम करना बंद कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या कि किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुप्त काल को। देखिए 4वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी के बीच के काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य के दौरान गणित हो गया, उसके बाद खगोल विज्ञान हो गया, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भारतीयों की अच्छी उपलब्धियों के कारण है। प्राचीन भारत में गुप्त राजवंश ने 3री शताब्दी के मध्य में अंत तक 543 ईस्वी तक शासन किया। श्री गुप्त द्वारा स्थापित यह राजवंश चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त आदि शासकों के साथ प्रसिद्धि तक पहुंच गया था। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे का कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले कौन सी नदी पार किया था? तो ये सिंधु नदी पार किया था। देखिए सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में तक्षशिला के रास्ते में सिंधु नदी को पार करके भारत पर अधिकार कर लिया। सिंधु पंजाब और सिंध के मैदानी क्षेत्रों में जल संसाधनों का सबसे महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है। यह पाकिस्तान में कृषि और खाद्य उत्पादन की रीढ़ है। नदी मुख्य रूप से गंभीर है क्योंकि निचली सिंधु घाटी में वर्षा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्या कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो ये करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन केवल बेसमेंट ही पूरा हो सका था इसका। उसके बाद जान लीजिए कि उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 1368 में इसमें 3 मंजिलें और जोड़ दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और आखिरी मंजिल का निर्माण कराया और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कर दिवा दिया। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कि निम्न में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में ताड़पा उत्सव मनाया जाता है? तो ये कहाँ पर होता है? देखिए ये दादर और नगर हवेली में मनाया जाता है। देखिए दादर में ताड़पा महोत्सव भारत का शीतकालीन उत्सव होता है। ताड़पा महोत्सव का जो नाम है वो दादरा एवं नगर हवेली के प्रसिद्ध और अत्यंत लोकप्रिय लोक नृत्य ताड़पा नृत्य से लिया गया है। दादरा और नगर हवेली के कई प्रकार के लोक और आदिवासी नृत्यों में ताड़पा नृत्य, भावरा नृत्य, ढोल नृत्य और तूर और थाली नृत्य शामिल है। ताड़पा वर्ली, कोकना और कोली जनजातियों के बीच सबसे लोकप्रिय और रंगीन लोक नृत्य है और यह सिलवासा में सबसे अच्छा देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या कि भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण किस वर्ष शुरू किया था? तो ये किया था 1954 ईस्वी को। देखिए भारत सरकार ने 1954 में 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण की स्थापना किया था। उत्तरार्ध में 3 वर्ग थे, जो पहले वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग शामिल था इसमें। बाद में 8 जनवरी 1955 को जारी राष्ट्रपति अधिसूचना के द्वारा इनका नाम बदल करके पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया। पद्म विभूषण के पहले प्राप्तकर्ता जो है वो सत्येंद्र नाथ बोस थे, नंदलाल बोस थे, उसके बाद जाकिर हुसैन थी, बाला साहेब गंगाधर खेर थी, वीके कृष्ण मेनन और जिग्मे दोरजी वांगचुक थे, जिन्हें 1954 में सम्मानित किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP वर्ष 1986 के स्तर पर CFC उत्पादन को स्थिर करने के लिए समझौता करने में सफल रहा था। तो कब?
तो देखिए कब हुआ था, ये 1987 ईस्वी को किया गया था। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो कि 1986 के स्तर पर सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पादन को स्थिर करने के लिए एक समझौता करने में सफल रहा था। उसके बाद जान लीजिए कि 1987 में ओजोन परत को बचाने के प्रयास में यूएनईपी ने अपने सदस्य देशों के बीच 1986 के स्तर पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को रोकने के लिए एक समझौता किया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम रेफ्रिजरेटर में उपयोग किए जाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि सीएफसी के उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए कार्य करता है, क्योंकि सीएफसी ओजोन परत को कम कर देता है, जो सूर्य से पराबैंगनी विकिरण से बचाता है और सीधे पृथ्वी तक पहुंचता है। उसके बाद जान लीजिए कि यूएनईपी का जो मिशन है पर्यावरण की देखभाल में नेतृत्व प्रदान करना और साझेदारी को प्रोत्साहित करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से या एक या अधिक राज्य सरकारों के द्वारा आधारित भुगतान की गई शेयर पूंजी का प्रतिशत क्या होता है। तो ये कितना है, तो यहाँ पे 51% से अधिक ही हो जाएगा। देखिए भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 245 एक सरकारी कंपनी को इस प्रकार परिभाषित करती है कि कोई भी कंपनी जिसमें भुगतान की गई शेयर पूंजी का 51% से कम हिस्सा केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के पास नहीं है। केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकार समय समय पर इन कंपनियों को मिश्रित स्वामित्व वाली कंपनियों के रूप में जाना जाता है। सरकारी कंपनी बनने के लिए कम से कम 51% शेयरों का स्वामित्व सरकार के पास होना चाहिए। उसके बाद जान लीजिए कि किसी सरकारी कंपनी के शेयर भारत के राष्ट्रपति या फिर किसी राज्य के राज्यपाल के नाम पर रखे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा किला है जो तमिलनाडु में स्थित है। तो ये हो जाएगा मनोरा का किला। ठीक है, मनोरा किला। देखिए मनोरा किला भारत के तमिलनाडु राज्य के पट्टुकोट्टई से 20 किलोमीटर और तंजावुर से 60 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका जो निर्माण है नेपोलियन पर ब्रिटिश विजय की स्मृति में किया गया था। मनोरा किला जो है वो 1797 में तालपुर राजवंश के द्वारा बंदरगाह की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, जो ओमान और बहरीन के साथ व्यापार करता है। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि किला जो है वो 90 से 100 फीट ऊंचा चट्टानों के शीर्ष पर बनाया गया था, जिसमें एक छोटी मस्जिद और गोल मीनार भी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कहा कि नई दिल्ली का इंडिया गेट किसने डिजाइन किया था। तो ये किसने किया था, ये किया था एडविन लुटियंस ने किया था। देखिए इसके डिजाइनर सर एडविन लुटियंस थे, जो एक अंग्रेज थे जिन्होंने कई अन्य युद्ध स्मारकों को डिजाइन किया था और वह नई दिल्ली के मुख्य योजनाकार भी थे। यह 625 मीटर व्यास और 360,000 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ एक षटकोणीय परिसर के बीच में स्थित है एवं इंडिया गेट की जो ऊंचाई है 42 मीटर और चौड़ाई जो है 9.1 मीटर है। ऐतिहासिक इंडिया गेट बलुआ पत्थर से बना एक मेहराबदार द्वार दिल्ली के राजपथ क्षेत्र में स्थित एक युद्ध स्मारक है। उसके बाद जान लीजिए कि इसका जो निर्माण है उन अविभाजित ब्रिटिश सेना के सैनिकों की याद में किया गया था जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध और 1919 के तीसरे आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कहा कि पहल योजना संबंधित है किससे। तो ये देखिए किससे संबंधित हो जाएगा, तो एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण से। देखिए पहल का मकसद जो है डाइवर्जन को कम करना और डुप्लीकेट या फिर फर्जी एलपीजी कनेक्शन को खत्म करना है। यह योजना पहले 2013 में शुरू किया गया था और 2015 में संशोधित किया गया था। पहल योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर बाजार दरों पर बेचे जाते हैं और उपभोक्ताओं को सीधे उनके बैंक खातों में सब्सिडी प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। सरकार ने 1 जून 2013 को पूरे भारत में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए पहल यानी कि प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ या एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना शुरू किया था। उसके बाद जान लीजिए कि इस योजना का जो तहत ग्राहकों को एलपीजी सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आधार नंबर का होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या है कि एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये किया गया था 2009-10 में। देखिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना वर्ष 2009-10 में शुरू हुआ था और बच्चों के लिए बहुत ही प्रतिबद्ध था। यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। यह जो योजना है देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकताएं वाले बच्चों और संघर्षरत बच्चों के लिए प्रासंगिक है। एकीकृत बाल संरक्षण योजना जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए एक सुरक्षात्मक वातावरण बनाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सी सूख सहनीय फसल है। तो ये कौन सा हो जाएगा, देखिए होगा बाजरा हो जाएगा।
देखिए, बाजरा अत्यंत परिवर्तनशील छोटे बीज वाली घासों का एक समूह है। सूखा बाजरे के लिए एक बड़ी बाधा है क्योंकि यह शुष्क, अर्ध शुष्क और बंजर क्षेत्रों में उगाया जाता है। लेकिन अनुकूली विकास और प्राकृतिक चयन ने बाजरे को अन्य अनाजों की तुलना में सूखा और गर्मी के प्रति सबसे सहनशील बना दिया है। बाजरा प्रोटीन, फाइबर, प्रमुख विटामिन और खनिजों का एक अच्छा स्रोत भी है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे क्या है कि भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंटिंग को चुनौती दिया और उन्हें इस रद्द करने के लिए मजबूर किया? तो ये हो जाएगा हल्दी। देखिए, भारत सरकार ने हल्दी के पेटेंट के लिए अमेरिका को चुनौती दिया और उसे निरस्त करने के लिए मजबूर कर दिया। घाव भरने वाले एजेंट के रूप में हल्दी पाउडर के उपयोग के लिए मार्च 1995 में अमेरिकी पेटेंट जो है वो प्रदान किया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि हल्दी मामला एक ऐतिहासिक मामला था, चूंकि यह पहली बार था कि किसी विकासशील देश में पारंपरिक ज्ञान पर आधारित पेटेंट को सफलतापूर्वक चुनौती दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा राज्य मार्ग राजस्थान के अधिकांश भाग को आवृत्ति करता है? तो ये हो जाएगा NH15 हो जाएगा। ठीक है, NH15। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के अधिकांश भाग को आवृत करता है। राजस्थान का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो राज्य को गुजरात के कांडला बंदरगाह से जोड़ता है, NH15 है। NH15 के अलावा दूसरा राजमार्ग जो राजस्थान राज्य को गुजरात के कांडला बंदरगाह से जोड़ता है वो हो जाएगा NH14। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 असम के बौहट से शुरू होता है और मंगलदाई, उसका डेकियाजुली, तेजपुर, बांदेर देवा, उत्तरी लखीमपुर, कुलजान, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, रूपाई और महादेवपुर के बीच गुजरते हुए अरुणाचल प्रदेश के वाकोरो में समाप्त हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ पे गंडक नहर। ठीक है, ये हरियाणा में नहीं है, बाकी ये तीनों हो जाएगा। देखिए, पूर्वी गंडक नहर परियोजना 1960 में शुरू हुआ था और मुख्य नहर प्रणाली 1975 में पूरा हुआ था। पूर्वी गंडक नहर के बाईपास पर RD6 पर 5.3 मीटर की गिरावट पर 15 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाला एक जल विद्युत उत्पादन स्टेशन पहले ही बनाया और चालू किया जा चुका है। वाल्मीकि नगर में गंडक परियोजना जो है 37,410 किलोमीटर के जल ग्रहण क्षेत्र में पानी रोकती है, जो ज्यादातर नेपाल में और आंशिक रूप से भारत में है। उसके बाद जान लीजिए कि 4 दिसंबर 1959 को नेपाल और भारत सरकार के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे का कि 1974 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन था। देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। युद्ध के दौरान उनके सेवा के लिए माउंटबेटन को 1946 में और अगले वर्ष की शुरुआत में विस्काउंट नियुक्त किया गया था। मार्च 1947 में माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था और ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान में विभाजन का पर्यवेक्षण का कार्य सौंपा गया था। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जून 1948 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। उसके बाद के क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे क्या कि महात्मा गांधी ने खेड़ा जिले के किसानों के समर्थन के लिए किस वर्ष सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो ये किया था 1918 ईस्वी को। देखिए, 1918 को खेड़ा सत्याग्रह भारत में गुजरात के खेड़ा जिले में ब्रिटिश राज के काल में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया एक सत्याग्रह आंदोलन था। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महान विद्रोह था। यह स्वतंत्रता सेनानियों के क्रांतिकारी तरीकों में से एक है। यह तीसरा सत्याग्रह आंदोलन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे का कि किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने बारडोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध किसान आंदोलन का नेतृत्व किया है? तो ये हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने किया था। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इसकी सफलता के बाद वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे महान नेताओं में से एक बन गई। बारडोली सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के फैसले के खिलाफ किसानों का आंदोलन था। यह घटना फरवरी 1928 में गुजरात में घटित हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे क्या कि भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1950 ईस्वी को। देखिए, गणतंत्र भारत के संविधान के अनुसार शासित होता है, जैसे संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हो गया। संविधान किसी देश के प्रशासन का मार्गदर्शन करने वाले नियमों और विनियमों का एक समूह होता है। भारत का संविधान राजनीतिक सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और सरकार की शक्तियों की संरचना होती है। उसके बाद जान लीजिए कि यह 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों के साथ दुनिया का सबसे लंबा संविधान भी था। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे क्या कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? कौन होगा? ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति को हलफनामा भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा प्रशासित किया जाता है और उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश उपलब्ध होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI भारत के न्यायपालिका और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख के रूप में मुख्य न्यायाधीश मामलों के आवंटन और संवैधानिक पीठों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार होता है।
उसके बाद जान लीजिए कि दिसंबर 2022 तक न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे कहा कि नीति आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, यही बताना है। पहला देखिए, यह भारत सरकार की एक प्रमुख विशेषज्ञ दल के रूप में कार्य करता है, ये तो सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2016 को हुआ था, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए कि यह सहयोग संघवाद का एक मंच है, ये भी सही हो जाएगा। नीति का फुल फॉर्म क्या था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। नीति आयोग ने भारत के योजना आयोग का स्थान लिया था। यह सामान्यतः एक विशेषज्ञ दल या फिर सलाहकार निकाय है। योजना आयोग ने भारत में पंचवर्ष योजना तैयार किया था। नीति आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों को भी बिंदुवार सलाह देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे क्या कि संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का हिस्सा पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान है, तो ये हो जाएगा यूनेस्को हो जाएगा। देखिए यूनेस्को के पास पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान है। यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान की स्थापना 1963 में पेरिस फ्रांस में किया गया था। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे क्या है कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की गठन के समय इसमें कितने सदस्य देश थे, तो 51 देश सदस्य थे। ठीक है, देखिए 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुआ था तब केवल 51 देश सदस्य था। संयुक्त राष्ट्र की मदद से जैसे जैसे अधिक देशों की स्वतंत्रता मिला, यह संख्या लगातार बढ़ती चली गई और आज इसमें कुल 193 सदस्य देश हैं। सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों को वित्त पोषित करते हैं और इसके कार्यक्रम को नियंत्रित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र वार्षिक 1946-47 के अनुसार चीन संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे कहा कि भारत ने प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह नामक इमेजिंग उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया था, तो ये किया था कब, तो 2001 ईस्वी को। देखिए 1108 किलोग्राम वजनी प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह 22 अक्टूबर 2001 को लॉन्च किया गया था। प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह एक भारतीय रिमोट सेंसिंग और फोटो टोही उपग्रह है। प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया था। आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान भारत का पहला उपग्रह था। उसके जान लीजिए कि ये जो है ना प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह दृष्टिकोण और कक्षा नियंत्रण प्रणाली और उच्च टॉर्क प्रतिक्रिया पहिए जैसी प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित और मान्य करने के लिए एक प्रायोगिक उपग्रह भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे क्या कि कौन सी ओलंपिक खेल में मिल्खा सिंह 400 मीटर दौड़ के फाइनल चौथे स्थान पर आता, तो ये रोम ओलंपिक खेल में। देखिए पुरुषों की 400 मीटर रेस रोम में 1960 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में एक प्रतियोगिता था। मिल्खा सिंह ने 1956-64 तक 3 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनकी जीत के सम्मान में उन्हें भारत के चौथे सबसे नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। मिल्खा सिंह एक महान एथलीट खिलाड़ी थे। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे क्या कि जन्म के समय बच्चों के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां मौजूद होती है, तो यह जगह लगभग 300 हड्डियां मौजूद होती है। देखिए जन्म के समय एक शिशु के शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती है। अंत में ये मिल करके वयस्कों के शरीर में 206 हड्डियां बना लेती है। शिशु की कुछ हड्डियां पूरी तरह से एक विशेष सामग्री से बनी होती है, उन्हें उपास्थि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे क्या कि निम्न में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में नहीं किया जाता है, तो देखिए ग्रेफाइट का किया जाता है, जल का भी किया जाता है, भारी जल का भी किया जाता है, ये बोरॉन का नहीं किया जाता है। देखिए बोरॉन का जो उपयोग है परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में नहीं बल्कि इसके उच्च न्यूट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन के कारण न्यूट्रॉन अवशोषक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट और जल मान के भारी जल सहित सामान्य मंदक होता है जिसका उपयोग रिएक्टरों में न्यूट्रॉन को मंदित करने के लिए किया जाता है, जिससे परमाणु विखंडन प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। न्यूट्रॉन की चाल को कम करके विखंडन की संभावना को बढ़ा करके सतत परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए मंदक अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद जान लीजिए कि रिएक्टर के भीतर विखंडन प्रक्रम को नियंत्रित करने के लिए अक्सर नियंत्रण छड़ों में बोरॉन मिलाया जाता है, जिससे रिएक्टर को क्रांतिक अवस्था में जाने से रोका जा सके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा विलयन विद्युत का चलन नहीं करता है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एल्कोहल और ग्लूकोज का विलयन यही हो जाएगा। देखिए एल्कोहल और ग्लूकोज दोनों सहसंयोजक यौगिक होता है जिनके विलयन आयनों में विघटित नहीं होते हैं, जो विद्युत चालकता के लिए आवश्यक होता है। एल्कोहल के अणु सहसंयोजक आबंधों के द्वारा बंधे होते हैं तथा उनमें विद्युत चालन के लिए कोई मुक्त आयन उपलब्ध नहीं होता है। ग्लूकोज भी विलयन में मुक्त आयन उत्पन्न नहीं करता है बल्कि विद्युत का चालन नहीं करता है इसमें। उसके बाद जान लीजिए कि चूंकि विद्युत का चालन करने वाले विलयनों में सामान्यतः मुक्त आयन होते हैं या वे धात्विक होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन वाले धात्विक होते हैं, अतः एल्कोहल और ग्लूकोज के मिश्रण में ये विशेषताएं नहीं होती है और इसीलिए वे विद्युत का चालन नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे क्या कि एनोडीकरण प्रक्रम में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक है, यानी कि H2SO4 का।
देखिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का जो उपयोग है वो एनोडीकरण प्रकरण में धातुओं विशेष रूप से एल्युमिनियम पर सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बनाने के लिए किया जाता है। यह अम्ल धातु की सतह पर प्राकृतिक ऑक्साइड परत की मोटाई बढ़ाने में सहायता करता है, जिससे स्थायित्व और संक्षारण प्रतिरोध में वृद्धि होती है। धातुओं को रंगने और पेंट करने के लिए आधार प्रदान करने हेतु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करके पहले एनोडीकरण किया जाता है, क्योंकि इसमें निर्मित ऑक्साइड परत छिद्र युक्त होती है। उसके जान लीजिए कि इस प्रकरण में धातु को विद्युत अपघटनी विलयन में डुबोया जाता है, जहां यह एनोड के रूप में कार्य करता है, इसीलिए इसे एनोडीकरण कहा जाता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का जो उपयोग है महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वांछित ऑक्साइड मोटाई और गुणवत्ता को प्रभावी ढंग से प्राप्त करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे क्या है कि शुद्ध कार्बन डैश के अंतर्गत हीरे के रूप में संश्लेषित हो सकता है। तो देखिए होगा, देखिए ये क्या होगा, ये होगा बहुत उच्च दाब और बहुत उच्च ताप हो जाएगा, दोनों हो जाएगा यहाँ पर। देखिए हीरे के संश्लेषण में कार्बन को क्रिस्टलीय रूप में परिवर्तित करने के लिए उच्च ताप और उच्च दाब के संयोजन की आवश्यकता होती है। उच्च दाब पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली प्राकृतिक परिस्थितियों की नकल करता है, जहाँ प्राकृतिक हीरे बनते हैं। हीरे की क्रिस्टलीय संरचना में कार्बन परमाणु की पुनर्व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। उसके बाद जान लीजिए कि उच्च ताप इनका हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर विधि जैसी तकनीकों का उपयोग आमतौर पर औद्योगिक रूप से हीरे का निर्माण करने में किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कौन सा, तो हीरा हो जाएगा। देखिए हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, जहाँ कार्बन परमाणु एक क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं, जिसे हीरा चालक के रूप में जाना जाता है। यह संरचना हीरे को उसकी उल्लेखनीय कठोरता और उच्च प्रकाशिक परिकर्दन प्रदान करता है। चौक मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 से निर्मित होता है। यह कार्बन का अपर रूप नहीं होता है। इसका उपयोग प्राय एक कक्षाओं और अलग अलग औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है, लेकिन इसमें कार्बन अपर रूप में नहीं होता है। उसके बाद जान लीजिए कि जिप्सम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट से बना एक नरम सल्फेट खनिज होता है, जो कार्बन अपर रूप से भी संबंधित नहीं है। इसका प्लास्टर और उर्वरक घटक के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। संगमरमर रूपांतरित चूना पत्थर मुख्यतः पुनः क्रिस्टलीकृत कार्बोनेट खनिजों से निर्मित होता है। चौक और जिप्सम के समान यह कार्बन के एक अपर रूप का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे कहा बर्ड फ्लू किसके कारण से होता है। तो देखिए हो जाएगा H5N1 विषाणु के कारण होता है। देखिए बर्ड फ्लू H5N1 विषाणु के कारण होता है, जो एक अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु होता है। मनुष्य में संक्रमण आमतौर पर संक्रमित पक्षियों या विषाणु से संदूषित सतहों के सीधे संपर्क में आने के माध्यम से होता है। H5N1 विषाणु से प्रभावित मनुष्यों में प्राय गंभीर श्वसन लक्षण दिखाई देते हैं तथा यह संक्रमण घातक भी हो सकता है। उसके बाद जान लीजिए कि निवारक उपायों में स्थानिक क्षेत्रों में पक्षियों के साथ सीधे संपर्क से बचना होता है और सख्त जैव सुरक्षा उपायों का पालन करना होता है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।